Assalamu alaikum learners. Today we will try to understand the problem of drug use and abuse from psychodynamic perspective. Substance dependence stems from unconscious death, wishes and self-destructive tendencies of the id. अब id, ईगो, सुपर ईगो ये तीन पर्सनालिटी के पार्ट हैं जिनको सिगमंड फ्रॉइड ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इड बेसिकली आपका पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो ख्वाहिशों को उभारता है, जो ख्वाहिश करता है। जैसे आपके दिल में किसी भी चीज़ की ख्वाहिश होती है, आप जो हासिल करना चाहते हैं या किसी चीज़ से दूर भी रहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो डेली लाइफ में आपकी कोई ख्वाहिश होती है, कुछ ख्वाहिशें हमारी छोटी होती हैं, कुछ हमारे विश जो हैं वो छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ हमारे बड़े गोल्स, मेजर गोल्स होते हैं। आप इवन जो लाइफ के गोल भी सेट करते हैं तो वो आपके उसमें भी इड का एक रोल होता है। तो अब होता क्या है कि वो इड की जो ख्वाहिश है, उसकी विश है, उसका काम यही है कि ख्वाहिश करना। अब वो ख्वाहिश पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं सब कुछ पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी होता है, दोनों तरह की हो सकती है। अब ये साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव जो ड्रग एडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में विश को किस तरह या इट के उस रोल को नेगेटिव वे में किस तरह एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो ड्रग, जो एक पर्सन जो है जब वो किसी ड्रग पर डिपेंडेंट हो जाता है, किसी सब्सटेंस पर वो डिपेंडेंट हो जाता है, नशा करता है, तो बेसिकली उसका जो ताल्लुक है वो उसकी इड के साथ है। और इड की जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव उसके अंदर जो टेंडेंसी है उसकी जो पर्सन की, तो वो उस नशे की तरफ उसको उभार रही है और उस ख्वाहिश को चूंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसलिए वो नशियात का सहारा लेता है। और उसके अलावा पर्सन के अंदर जो डेथ इंस्टिंक्ट्स होती हैं कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने हीरोज थैनाटोस की बात की, तो थैनाटोस बेसिकली आपकी डेथ इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है। तो वो जो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है या जो डेथ इंस्टिंक्ट है पर्सन के अंदर, वो पर्सन को उभारती है जो उसके लाशऊर से है और जिससे वो पर्सन अवेयर भी नहीं है, वो उसके कॉन्शियस में नहीं है, लेकिन चूंकि लाशऊरी तौर पर वो चीजें उसको जो है परेशान करती हैं और वही जब आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो पर्सन जो है वो नशा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। Among alcoholics and drug addicts, the id is oriented toward death instinct rather than constructive. For example, sexual instinct. तो जब दो तरह की इंस्टिंक्ट्स की बात की थी कि डेथ इंस्टिंक्ट भी होती है और लाइफ इंस्टिंक्ट भी होती है। जब लाइफ इंस्टिंक्ट के अंदर जो है बड़ी वर्क कर रही है, डोमिनेट है, तो आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव कामों में इन्वॉल्व होंगे, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में होंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में आप नहीं होंगे। ऐसे काम करेंगे कि जिससे आपको भी बेनिफिट होता है और दूसरों को भी बेनिफिट होता है और सोसाइटी में भी आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जो अल्कोहलिक है या ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनका जो एड है वो बेसिकली डेथ इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है। और नशा कोई भी हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अल्कोहल हो या कोई सिगरेट हो, तंबाकू एक ड्रग एडिक्ट यूज कर रहा है या कोई और बड़ी डेंजरस कोई ऐसी ड्रग यूज कर रहा है, तो भी वो है वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होगी, वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं होगी। Thus, many early psychoanalysts viewed compulsive substance abuse as a form of slow suicide. इसीलिए जो साइकोएनालिस्ट हैं, जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के इस मॉडल के फॉलोअर हैं, वो कहते हैं कि जो कंपल्सिव सब्सटेंस अब्यूज है ना, कंपल्सिव जो बार बार लेता है, उसको पता भी, बाज़ को तो उसको पता भी होता है कि मेरी बड़ी डेंजरस है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो एक ड्रग को बार बार ले रहा है, तो ये एक तरीके से स्लो सुसाइड है। वो क्योंकि वो खुद ही को मार रहा है, वो अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से तबाह कर रहा है। This traditional school of thought known as drive reduction holds that substance abuse merely a manifest symptom of a repressed idea or memory that comes to consciousness. अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो पर्सपेक्टिव है, मॉडल है, वो ये क्या कहता है कि जो सब्सटेंस अब्यूज है, ड्रग अब्यूज है, वो क्या है, वो तो एक सिम्टम है, वो एक अलामत है, जाहिरी अलामत जो आपको नजर आ रही है सामने, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या चीज वर्क कर रही है, वो इंसान की कोई मेमोरी है, रिप्रेस्ड आइडिया और मेमोरी के, जैसे इड और सुपर ईगो के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और पर्सन की जितनी, और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होता है, ईगो उसको सॉल्व नहीं कर पाता, तो वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंसान के अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। इसी तरह जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं या जिंदगी माजी के हवाले से जो इंसान की तकलीफदेह यादें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, वो भी वहीं अनकॉन्शियस में जाकर स्टोर हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर इंसान की कोई ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो सकी, वो कुछ हासिल करना चाहता था वो भी नहीं हो सकी, तो वो भी उसके अनकॉन्शियस में होती है। अब चूंकि वो अनकॉन्शियस में स्टोर है, पर्सन उससे अवेयर नहीं, उसको नहीं पता, लेकिन उसके कहीं ना कहीं वो मौजूद है। अब वो अंदर ही अंदर उसको तकलीफ देती हैं, उसको प्रॉब्लम वो क्रिएट करती हैं, इसीलिए उसकी बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव चीजें आपके सामने आती हैं इस पर्सन की। अगर उसके बिहेवियर में कोई इशू है तो इसका मतलब है कि उसकी चाइल्डहुड में, उसके अनकॉन्शियस में, उसके जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो उससे एसोसिएटेड उसके इमोशंस, फीलिंग्स, मेमोरीज वहाँ स्टोर है। उसका कोई रिप्रेस आइडिया कि वो समझा है कि वो सब भूल चुका है, उसको लगता है कि मैं भूल गया हूँ, बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उसमें स्टोर है। अब वो
अब क्या हुआ है कि अब उसको उसी रिप्रेस्ड आइडिया जो उसके अब कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो अब उसकी वजह से वो एक सिम्टम के तौर पर सब्सटेंस अब्यूज का प्रॉब्लम जो है अब वो जाहिर होना शुरू हो गया और वो मनुष्यात पर डिपेंडेंट हो गया। द रिप्रेस्ड आइडिया इज अनरिकग्नाइज्ड। जो रिप्रेस हो गया ना आइडिया, तो मतलब ये कि वो एक चीज पीछे धकेल दिया उसको अनकॉन्शियस में, अब वो अनरिकग्नाइजेबल है कि उसको पहचान नहीं कर सकते। वो उस वक्त ही होगा जब वो बाकायदा थेरेपी के जरिए उसको कॉन्शियस में लाया जाएगा और उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। जब थेरेपिस्ट जो है वो इसको सक्सेसफुली कॉम्पिटेंटली उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको मीनिंग देगा, उसकी हेल्प करेगा कि वो पेशेंट जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, तभी वो पर्सन उसको रिकग्नाइज करेगा कि हाँ बेसिकली वो आइडिया है। क्योंकि जब तक एक चीज दबी रहती है वो उस तरह वाजे नहीं। दैट इज इट अपीयर्स एज सब्सटेंस अब्यूज बिकॉज़ इट इज डिस्टॉर्टेड बाय साइकोलॉजिकल डिफेंसेस। तो पर्सन जो है वो चूंकि वो डिफेंस यूज करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंटली, तो उसकी वजह से वो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, वो प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया उससे मसला हल हो गया। ये भी सारा लाशूरी तौर पे हो रहा होता है। तो अब होता क्या है कि वो उसका जो आइडिया है, जो प्रॉब्लम है, बेसिकली वो एक सब्सटेंस अब्यूज की फॉर्म में जो है वो सामने है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। इन एसेंस सब्सटेंस अब्यूज कैन बी थॉट ऑफ एज अ कॉम्प्रोमाइज रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ रिप्रेस्ड आइडिया एंड द डिफेंस। तो आप ये भी इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि ड्रग अब्यूज का प्रॉब्लम जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज है, एक समझौता हो जाता है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, शख्सियत में जो उलझाव है वो तो नहीं सॉल्व हुआ, वो तो अनकॉन्शियस में चला गया, उसको प्रॉपर उसका एक्शन तो नहीं मिला। जब अब उस मसला हल ही नहीं हुआ, उसके अंदर जो जंग है, उसकी ख्वाहिशें और डिफेंस मैकेनिज्म, उस ख्यालात और सुपर ईगो का उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ख्वाहिश करता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन सुपर ईगो जो है वो उसको रिफ्यूज करता है कि ये चीज ठीक नहीं है। तो ये चीजें हर इंसान के अंदर जो है वो इस तरह की जंग चल रही होती है। लेकिन जिन लोगों का ईगो बड़ा स्ट्रांग होता है तो वो सक्सेसफुली उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन, एक रास्ता ढूंढते हैं कि जिससे उनके अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वो चीज रिजॉल्व हो जाए। अब इनका तो वो हल ही नहीं हो रहा, इनके अंदर तो एक जंग सी चल रही है। अब उसको मिटाने के लिए, ठंडा करने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज जो है, एक समझौता आप समझ ले होता है, जो उसके रिप्रेस आइडिया और उसके डिफेंस के दरमियान जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, अब उसकी वजह से एक जो रिजल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज की फॉर्म में सामने आए। तो सब्सटेंस अब्यूज को लगता है कि बस ठीक है, ये एक है ऐसा हल है कि जिससे चीजें जो है, मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। Substance abuse is seen as a symptom of a deficient ego। अब deficient ego ही इसमें जो है वो रोल प्ले करता है। अगर ego जो है वो जी थर्ड पार्ट है पर्सनालिटी का, id ego सुपर ईगो है। ईगो असल जो तनाजा है वो होता है id और सुपर ईगो के दरमियान, और ईगो जो है उसको इस मसले को हल करना होता है। अब जिन लोगों के ईगो जो एफिशिएंट होते हैं, प्रॉपर होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उनका वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का ईगो जो है वो कमजोर होता है या उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो id और ईगो के जो तनाजा चल रहा है, उसकी वजह से जो मसला हो रहा है, वो जो टेंशन क्रिएट हो रही है, उसको खत्म किया जाए या उसके लिए कोई एक मुनासिब हल तलाश किया जाए जिससे इंसान के अंदर जो है वो एक उसको ठहराव आ सके, उसको वो सुकून मिल सके। तो अब चूंकि ईगो वो काम नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से वो तनाजा उधर का उधर ही रहता है और फिर एक पर्सन को ड्रग एडिक्शन जो है या अब्यूज जो है वो एक हल नजर आता है उस मुश्किल से निकलने का। Individually, the addiction problem are seen as lacking the capacity to adequately care for themselves. They expose themselves unnecessarily to a variety of risk, health, safety, financial, legal, and so on. अब जो लोग जो हैं वो नशे की बीमारी में मुब्तला हैं, ड्रग पर डिपेंडेंट हैं, उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती, उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो ठीक तरीके से अपना ख्याल रख सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें या किस तरह वो उस मुश्किल से निकल सकते हैं। इसलिए होता ये कि उसका फिर रिजल्ट ये निकलता है कि वो बहुत सारे उनकी सिचुएशन ऐसी जो रिस्की होती हैं, उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, उनकी सेफ्टी नहीं होती, उनके फाइनेंस का एक जो है वो इशू खड़ा हो सकता है, कोई लीगल केस सकता है। तो जब वो अपने आप केयर नहीं कर पाते हैं, अपनी उन मसले को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर वो बाकी सारे उनके जो डोमेन है लाइफ के, उनके एरियाज हैं, वो डैमेज होंगे, उनको ना कोई इन्फ्लुएंस होगा, तो वो फिर उनकी हेल्थ पर असर या उनकी हेल्थ पर असर होगा, उनकी सेफ्टी, उनके फाइनेंस, उनके पैसों का मसला हो जाता है और बहुत सारे मसाइल उनके लिए होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन के अंदर एडिक्शन के प्रॉब्लम जो है उसके अंदर वो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है उसको ठीक करने की, तो फिर वो दूसरे रास्ते ढूंढेगा। तो फिर वैसा पर्सन जो अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता, अपनी केयर नहीं कर सकता, ठीक तरीके से देख नहीं सकता, एनालाइज नहीं कर सकता अपने हालात को, अपनी सिचुएशन को, उससे एसोसिएटेड दूसरे मसाइल के बहुत से दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिस्की और डेंजरस बिहेवियर कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज द सेंस ऑफ वेलबींग, सिक्योरिटी एंड प्लेजर इज प्रोवाइडेड बाय द ड्रग इंटॉक्सिकेशन। अब होता क्या है रिजल्ट के तौर पर, ये क्यों फिर ड्रग पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और जो है
हैं वो समझते हैं कि ड्रग ही उनके मसले का हल है, इसलिए कि चूंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है ना वो को हैंडल कर सकें, तो अब उनको होता ही है कि ये जो मसाइल हैं इससे बचने के लिए भी जो है वो इसको इग्नोर इसलिए भी कर देता है कि अब उसको ये है कि भाई मुझे जो ड्रग है ना तो वो मुझे ड्रग इंटॉक्सिकेशन से उसको एक प्लेजर मिल रहा है और उसको जो है वो एक बेहतरी उसको जो है वो नजर आ रही है। जैसे अगर एक एडिक्ट है वो जो नशा कर लेता है तो नशा करके जब वो बैठा है तो उसके तो ख्यालात ही वहाँ मतलब उसकी तो सोच ही नहीं जा रही है अपनी लाइफ के दूसरे मामलात की तरफ, और उसको तो वो इसलिए अपने बहुत सारे बिहेवियर को इग्नोर कर देता है। अब जाहिर सी बात है अगर एक पर्सन जो ड्रग लेकर बैठा है तो उसको तो इसकी फिक्र ही नहीं होगी कि मैंने घर से बाहर निकलना है, मैंने जॉब करनी है या मैंने कोई काम करना है, मैंने अर्निंग करनी है, या मुझे ये वाला काम जो है नहीं करना, इससे मेरी हेल्थ जो है वो उसको नुकसान होगा। तो वो तो बहुत सारे उसके जो रिस्की बिहेवियर है, डेंजरस बिहेवियर है, वो उसको नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसको वो इंटॉक्सिकेशन जो है वो उसको इतना ज्यादा वो कंट्रोल कर लिया है कि उसको बाकी सारी चीजें जो है वो समझ नहीं आती हैं और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। या आप ये समझ ले कि उसको इतना उससे प्लेजर भी मिल रहा होता है, जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना तो उनको बड़ी नशा लेने के बाद एक प्लेजर भी मिल रहा होता है तो उनको लगता है क्या सब ठीक है। द एक्ट ऑफ ड्रग यूज इज अ सिम्टम ऑफ सम टाइम ऑफ लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक एक पर्सन जो ड्रग लेता है, ड्रग डिपेंडेंट होता है, तो उसके पसे पर्दा जो वजूहात हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनमें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है। यानी उसको अगर कोई नफ्सियाती मर्ज है और उसके असरात इतने ज्यादा हैं कि एक पर्सन जो है वो वक्त के साथ ड्रग पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, सब्सटेंस पर डिपेंडेंसी इसमें डेवलप हो जाती है। द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द एडिक्ट प्रीसीड एंड द कॉज द ड्रग अब्यूज। अब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंसान के नफ्सियाती उलझने हैं, उसके मसाइल हैं, वैरायटी के नफ्सियाती मसाइल लोगों को होते हैं, तो वो भी एडिक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम को डेवलप कर सकते हैं, उसको लीड कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एडिक्शन इंडिकेट्स सीवियर साइकोलॉजी। अब अगर किसी पर्सन में एडिक्शन का प्रॉब्लम है, वो ड्रग एडिक्ट है, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सी साइकोपैथोलॉजी, नफ्सियाती मसाइल, उसके अंदर नॉर्मेलिटी है, उस मेंटल हेल्थ उसकी जो है वो उसका लेवल बहुत नीचे है, डाउन है, या उसकी वेल बीइंग जो है वो पुअर है, उसके अंदर पैथोलॉजी एक बाकायदा एक बीमारी जो है उसमें डेवलप हो रही है। तो ये भी रीजंस होती हैं कि जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो मनशियात की तरफ जाता है, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। कंटेम्परेरी साइकोएनालिस्ट टेंड टू व्यू केमिकल डिपेंडेंस एज सिम्पटम ऑफ अ डेफिशिएंट ईगो। अब जो साइकोएनालिस्ट हैं वो इसको केमिकल डिपेंडेंसी जो है, जिसको ड्रग डिपेंडेंसी भी कहते हैं, वो डेफिशिएंट ईगो की वजह से एक अलामत के तौर पर लेते हैं कि डेफिशिएंट ईगो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर ईगो जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा, पर्सन का फंक्शनल नहीं है, हेल्दी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, वो सही तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकता, जो कॉन्फ्लिक्ट इड और सुपर ईगो के दरमियान होता है, तो उसकी वजह से पर्सन जो है बहुत सी नफ्सियाती उलझनों में मुब्तला रहता है और ड्रग एडिक्शन जो है वो वजूहात की बिना पर एक अलामत के तौर पर सामने आती है। Essentially, they believe that substance abuse is only the obvious and outward manifestation of deeper personality problem। और उनका यकीन है, ये साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के मानने वालों का बिलीव है कि इस बात को कहते हैं, एम्फसाइज करते हैं इस पर कि एक पर्सन जो है वो उसकी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर कोई बहुत गहरे, जैसे कहते हैं ना कि एक पसे पर्दा जो है वो बहुत संगीन किस्म के कुछ ऐसे सियाती मसाइल हैं, उसकी शख्सियत में ऐसी खराबियां हैं जिसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज जो है वो प्रॉब्लम पर्सन का सामने आता है। और ये तो एक जाहिरी अलामत है, जैसे अगर कोई शख्स ड्रग ले रहा है तो ये तो उसका जाहिरी मसला है जो नजर आ रहा है, असल में उसके अंदर जो है कुछ ऐसी खराबियां हैं जो उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पर्सन जो है वो ड्रग पर डिपेंडेंट हो गया। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इन सच केसेस इज टू बिल्ड ईगो स्ट्रेंथ सो दैट द डिमांड्स ऑफ द इट कैन बी बेटर मैनेज्ड। अभी कहते हैं कि अगर आपने ट्रीटमेंट करना है इस पर्सन का तो उस कोशिश करें कि उसके ईगो पे वर्क करें। मतलब ये कि द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इन सच केसेस इज टू बिल्ड ईगो स्ट्रेंथ सो दैट द डिमांड ऑफ द इट कैन बी बेटर मैनेज्ड। अब वो कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है उसका मकसद ही यही होता है कि आप ऐसे पर्सन जो ड्रग पर डिपेंडेंट है उसके ईगो पे वर्क करें, और अगर इसको ड्रग अब्यूज के प्रॉब्लम को प्रिवेंट भी करना है कि एक पर्सन जो है वो उसने भी ड्रग स्टार्ट नहीं की है लेकिन वो उस तरफ जा सकता है क्योंकि उसका ईगो सही वर्क नहीं कर रहा, तो ईगो को जो है वो स्ट्रेंथन करें, ईगो पे वर्क करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ईगो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वो इट की तरफ से जो ख्वाहिशें जनरेट हो रही हैं, जो वो ख्वाहिश कर रहा है इट, उस ख्वाहिशों को वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करेगा, और वो सुपर ईगो और ईगो इट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसको भी वो प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करेगा, हल करेगा। यानी एक इंसान जो है वो इस काबिल हो सकेगा कि अगर वो ख्वाहिश कर रहा है तो वो ये देख सकता है कि ये मेरी ख्वाहिश जो है वो किस हद तक ठीक है और क्या इस ख्वाहिश को मैं डिले कर सकता हूँ कि चलें आज मुझे ये चीज चाहिए, नहीं मिल रही, अगर मुझे एक वीक के बाद मिल जाए, एक महीने के बाद मिल
जाए या इसमें मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं अपनी इस ख्वाहिश को आइंदा आने वाले 5 सालों में कर लूं, या ये मेरी ख्वाहिश का जायज तरीका है, ये गलत तरीका है, ये चीज मुझे हासिल करनी है लेकिन ये रास्ता गलत है, ये सही है, तो एटलीस्ट वो सही और गलत में भी फर्क करते हुए जो है वो एक फैसला करने के काबिल हो सकेगा। जब एक पर्सन जो है वो एक सही फैसला करने के काबिल हो जाता है कि वो देखता है, रियलिटी को देखता है, हकीकत को देखता है और कुछ चीजों को, अपनी इंपल्सिस को कंट्रोल करना सीख जाता है। यानी अगर ईगो स्ट्रांग है ना, तो एक पर्सन जो अपनी इंपल्सिस को भी कंट्रोल करेगा, उसको अपनी ख्वाहिशों पे भी कंट्रोल होगा और वो देखेगा कि ये चीज चले आज नहीं, मैं इसको डिले कर सकता हूँ। उसमें ये चीज नहीं होगी कि मुझे अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए और यही चाहिए, तो ये उसके अंदर चीज नहीं होगी। जब ये चीज उसके अंदर नहीं होगी तो पर्सन जो है वो अपने डेली लाइफ इश्यूज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता है, उसका इट भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है और उसकी पर्सनालिटी का जो थर्ड पार्ट है सुपर ईगो, वो भी प्रॉपर तरीके से उसकी वर्किंग हो सकती है। Two general factors are always present in the development of compulsive substance use। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स या दो कंडीशंस ऐसी हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है कि वो किस तरह कंपल्सिव सब्सटेंस यूज में, कि एक पर्सन जो है वो कंपल्सिव बार बार जो एक चीज को लेता है, ड्रग को ले रहा है, उस पर डिपेंडेंट हो गया है, तो उसकी डेवलपमेंट में कौन से दो फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, कंडीशंस जो है वो रोल प्ले करती हैं। द फर्स्ट इज डिस्क्राइब एज एडिक्टिव सर्च। तो पहला जो फैक्टर है या कंडीशन है वो है एडिक्टिव सर्च। दिस इंटरनल अर्ज इज साइकोलॉजिकल हंगर और क्रेविंग फॉर एन एंटायर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। The urge precedes the onset of chemical dependency but accompanies it and follows it even after abstinence has been established। अब जो ड्रग एडिक्ट है उसके अंदर एक अर्ज होती है, साइकोलॉजिकल हंगर आप कह लें, या उसके अंदर एक होता है कि मैं इस चीज को लूं, मुझे ये चाहिए, क्रेविंग होती है, बार बार उसको ख्याल आता है। अब ये एडिक्टिव टाइप की जो सर्च है या इसको ये बिहेवियर है, ये क्या करता है, ये भी किसी ना किसी चीज पर इंसान को डिपेंडेंट बना देता है। कि जैसे आपने ऐसे लोग बाज़ औक़ात आपने देखे हो या लाइफ में ऑब्जर्व किए हो, तो उसको देखकर फौरन ज़हन में ख्याल आता है कि ये पर्सन देखो कितना भूखा है इसके लिए। तो भूख का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं कि रोटी के साथ है या आपने कुछ खाना ही है, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके पीछे इंसान दीवाना वार भागता है या उसको कहता है बस मुझे किसी भी कीमत पर ये मिल जाए। तो वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी चीजें ढूंढता है उससे एसोसिएटेड, उसको जहां से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है या वो जिस ग्रुप के साथ भी कर वो रिलेट करना चाहता है तो वो करता है, वैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है उस इंटरनल अर्ज की वजह से। अब यही अर्ज जो होती है ना, ये उसको केमिकल डिपेंडेंट बनाने में भी रोल प्ले करती है। यानी एक ड्रग के ऊपर अगर कोई पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है तो उसमें भी उसकी जो ये कंडीशन है ना, ये रोल प्ले करती है। और लेकिन ये अर्ज वाली जो कैफियत है ना उसकी, ये नशे से छुटकारा हासिल करने के बाद भी होती है। इसीलिए जो ड्रग एडिक्ट्स हैं जो नशा छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट के बाद, रिकवरिंग जिन्हें ड्रग एडिक्ट हम कहते हैं, इनमें क्रेविंग वाली कैफियत जो है वो रहती है और ये लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं और अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये उस क्रेविंग को, उस अर्ज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो चांसेस होते हैं कि ये नशा छोड़ने के बाद भी जो है वो दोबारा से नशा लेना शुरू कर दें। एक्टिविटीज में इंक्लूड कंपल्सिव गैम्बलिंग, ओवरईटिंग, इनडिस्क्रिमिनेट सेक्सुअल एक्टिविटी, irresistible violence, compulsive shoplifting, endless television viewing or running away. All these activities can be used to provide external relief from overpowering internal drives। अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कंपल्सिव, जैसे गैम्बलिंग है, जुए में लोग होते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज भी उनकी नॉर्मल नहीं होती जो एक पर्सन में होती हैं। इसी तरह और बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी होती हैं, या बाज़ औक़ात अगर वो टीवी देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं या घर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें इन्वॉल्व होकर एक पर्सन जो है ना वो उसको लगता है कि मेरी जो इंटरनल, जो मेरे अंदर ड्राइव है या मेरी जो इंस्टिंक्ट है या जो मेरे अंदर एक जंग चल रही है वो जो है उससे मेरी जान छूट जाएगी, उससे मुझे रिलीफ मिल जाएगा। The second necessary factor is referred to as the adventitious entrance of chemical. This is the random introduction in terms of accessibility and seductiveness of alcohol or drug into a personal life। अब दूसरी कंडीशन है वो adventitious है, कि मतलब एक चीज बड़े एकदम से आपकी लाइफ में आती है, जैसे कहते हैं एडवेंचर का लोगों को शौक होता है ना, तो इसी तरह वो जो है वो उस पर्सन को इंट्रोड्यूस कराई जाती है, वो होती है, उसके लिए नई भी होती है और वो उसके लिए बड़ा एक जैसे कहते हैं क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस वाली चीज होती है और वो उसके लिए एक बड़ा उसको एक्सपीरियंस करता है और एक्सपीरियंस करके भी वो जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये है क्या। दे आर टिपिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय पेयर्स और परहैप्स बाय ड्रग डीलर्स इन द केस ऑफ इलिसिट ड्रग। तो अमूमन इंट्रोडक्शन अगर जो ड्रग का कौन करवाता है, जो फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं या कोई फैमिली में है, या ड्रग डीलर्स जो हैं वो बड़े तरीके से ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बड़ी स्ट्रैटेजीज भी बाज़ औक़ात यूज होती हैं ड्रग, किसी को ड्रग की तरफ लाने के लिए, किसी को ड्रग डिपेंडेंट बनाने
बनाने के लिए। विदाउट एक्सेस टू एन एक्सपेरिमेंटेशन विद दिस सब्सटेंस एडिक्शन इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। अब ये जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है इसको अगर ना करें या इसके एक्सेस ना हो ना उस तक, तो एडिक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि एक ये भी तो फैक्टर है कि अगर जब आप उसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आपकी जिंदगी में वो शामिल हुई है, इंट्रोड्यूस आपको करवाई गई है, उसको एक्सेस है, तो जब आपका एक्सेस ही नहीं है, आपने कभी इसको टेस्ट भी नहीं किया, तो वहां पर भी चांसेस जो है वो कम होते हैं कि पर्सन जो है वो एडिक्शन की तरफ जाएगा या ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम उसको हो सकता है। टुगेदर दीज टू प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, द एडिक्टिव सर्च एंड द एडवेंटिशियस एंट्रेंस सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल डिपेंडेंसी। तो अब भी कहते हैं कि ये जो फैक्टर हैं ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो एक ग्राउंड बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं कि ड्रग की तरफ जाने के लिए। कि जैसे एक पर्सन है, उसने एक्सपेरिमेंट भी किया, उस तक एक्सेस उसको मिला है, उसने किया है उसको यूज, और दूसरा उसकी इंटरनल कंटिन्यूस इंटरनल सर्च अर्ज है उसकी, और इसकी वजह से ये जो है एक रास्ता बनता है और राह हमवार होती है, तो पर्सन जो है वो ड्रग पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस हैं, इनका भी रोल जो है वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। तो ये साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक अगर इन ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर इन फैक्टर्स पर जो यहाँ पर हम डिस्कस किए हैं इस पर वर्क किया जाए तो ड्रग एडिक्ट को लंबे अरसे तक नशेहात से दूर रखा जा सकता है। और दूसरा ये कि अगर ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना हो तब भी इन फैक्टर्स पर वर्क करके जो रीजंस हैं, कॉजेज हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, अगर हम इन पर वर्क करें तो बहुत से लोगों को नशेहात से बचाया जा सकता है।